नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंगांगू। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को की समर्पित। कहा, 41 आयुध कंपनियों को 7 कंपनियों में बदलने से रक्षा तैयारियों में देश की बढ़ेगी आत्मनिर्भरता। कहा, सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मिलाया है हाथ। राजधानी क्षेत्र ईटानगर के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने ईटानगर नगर निगम के वार्ड संख्या 10 में गार्बेज मैनेजमेंट एट सोर्स प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। कहा, सभी गार्बेज पॉइंट पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे और कचरा प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन में स्थित ओजू मिशन गरीब और बेसहारा बच्चों की शिक्षा और उनके कौशल विकास में निभा रहा अग्रणी भूमिका। बेसहारा महिलाओं का कौशल विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का किया जा रहा प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 41 आयुध कंपनियों के 7 कंपनियों में बदलने से रक्षा तैयारियों में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हाथ मिलाया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश के रक्षा क्षेत्र में नवाचार की कमी देखी गई। उन्होंने कहा कि ये 7 नई कंपनियां रक्षा क्षेत्र में प्रगति और आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कंपनियों के पास 65,000 रुपये से अधिक के ऑर्डर इस बात के प्रमाण है कि देश का इनमें विश्वास बढ़ रहा है। देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, उतनी पहले कभी नहीं थी। आजादी के बाद पहली बार हमारे डिफेंस सेक्टर में इतने बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अटकाने लटकाने वाली नीतियों की जगह सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। यूपी और तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर्स का उदाहरण हमारे सामने है। इतने कम समय में बड़ी बड़ी कंपनियों ने मेक इन इंडिया में अपनी रुचि दिखाई है। इससे देश में युवाओं के लिए नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं और सप्लाई चेन के रूप में कई एमएसएमईज के लिए नई संभावनाएं बन रही है। देश में जो नीतिगत परिवर्तन किया है, उसका परिणाम है कि पिछले 5 सालों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 325% से भी ज्यादा बढ़ा है। देश भर में दशहरा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार दशहरा के दिन भगवान राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। माना जाता है कि मां दुर्गा महिषासुर का वध करके दशहरे के दिन ही जीत हासिल की थी। इसलिए विजयदशमी पर्व को शक्ति, स्वास्थ्य और शौर्य का पर्व भी कहा जाता है। आज राज्य भर में मां दुर्गा की मूर्तियों का परंपरागत तरीके से नदियों में विसर्जन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालु डोल और नगारे पर नृत्य करते हुए नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के पावन पर्व के मौके पर आज नई दिल्ली में डीआरडीओ परिसर में सशस्त्र पूजा की। श्री सिंह ने कहा कि देश की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा करने में रक्षा निर्माण एक प्रमुख क्षेत्र है और पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक की सेक्टर है। आप सभी अवगत हैं कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री ने हाल ही के कुछ वर्षों में न केवल
सेल्फ रिलायंस की ओर, बल्कि उससे कहीं आगे बढ़ते हुए डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी ऐसी ऊंचाइयां छुई हैं जो अब तक कभी संभव नहीं हो सकी थी। आज हमारा देश अपनी पूरी क्षमता और पोटेंशियल के साथ दुनिया भर के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सामने आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारा उद्देश्य पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ डिफेंस सेक्टर में डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत को दुनिया के शीर्ष देशों में लाकर खड़ा करना है। यह हमारा उद्देश्य है। राजधानी क्षेत्र ईटानगर के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने ईटानगर नगर निगम के वार्ड संख्या 10 में गार्बेज मैनेजमेंट एट सोर्स प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ने कहा कि ईटानगर नगर निगम के सभी गार्बेज पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और कचरा प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। उन्होंने राजधानी क्षेत्र के लोगों से ईटानगर नाहरलगुन को स्वच्छ और हरित शहर बनाने में योगदान देने की अपील की। यहाँ कॉर्पोरेटर है या रोजी है, उनका जो वार्ड है, इस वार्ड में हमने एक गार्बेज का मैनेजमेंट का एक पायलट प्रोजेक्ट आज शुरू किया है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो गार्बेज घर से या दुकान से या होटल से जो निकालता है उसको सेग्रीगेशन करना है। तो जो सेग्रीगेशन जो होता है उसमें जो फूड बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का दोनों को अलग करना है, मेटल और प्लास्टिक को अलग बैग में रखना है, खाना को अलग से रखना है। दुकान का चारों तरफ जहाँ जहाँ खास करके प्लास्टिक गार्बेज जहाँ गिरता है वहाँ पे सीसीटीवी का इंतज़ाम किया जाएगा। या नहीं होने से वहाँ में आदमी हमारा मॉनिटर करने वाला मैं डिप्लॉय कर दूंगा, आज रात से डिप्लॉय कर दूंगा। वो लोग घूमते रहेगा, आज बात करने का बाद कोई वहाँ फेंकता है। मेरा 133 CRPC में ऑलरेडी मैंने न्यूसेंस का अगेंस्ट में ऑलरेडी ऑर्डर पास करके रखा है। तो जो इसको वायलेट करेगा उसको अरेस्ट भी किया जाएगा, केस भी बनाया जाएगा। उसका चार्ज उसका ये हम 180 IPC में उनको धारा में उनका ऊपर में 4 महीना का भी जेल हो सकता है। सेला टनल का निर्माण कार्य जून 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह सुरंग सेला दर्रे से होकर गुजरती है और इस परियोजना के पूरा होने पर तवांग के जरिए चीन सीमा तक की दूरी करीब 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा मजबूत करने में लगी केंद्र सरकार इस दिशा में लगातार कदम उठा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग के आखिरी चरण के काम की शुरुआत की। सुरंग के निर्माण से नागरिकों को परिवहन सुविधा मिलने के साथ ही असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित सेना के 4 कोर मुख्यालयों के बीच यात्रा के समय में 1 घंटे की कमी आएगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि ये टनल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ यहाँ के नागरिकों की परिवहन सुविधा में बड़ा बदलाव लाकर यहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि ये सेला टनल आने वाले समय में तवांग समेत पूरे अरुणाचल प्रदेश की लाइफलाइन साबित होगी। यह टनल हमारी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के साथ साथ यहाँ के नागरिकों की परिवहन सुविधा में बड़ा बदलाव लाकर यहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का भी काम करेगा। ये सुरंग सेला दर्रे से होकर गुजरती है। इसके बनने से तवांग से चीन सीमा तक 10 किलोमीटर दूरी घटेगी। सेला सुरंग राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी और तवांग में सेना के कोर मुख्यालय के बीच की दूरी भी कम होगी। सेला सुरंग की ऊंचाई 13,700 फीट है। इससे तवांग में सेना की आवाजाही आसान होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO के जवानों की सराहना करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में BRO ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं जो पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय बन गई हैं। रोड्स और ब्रिजेस, टनल्स और एयरफील्ड्स के कंस्ट्रक्शन के साथ रिमोट एरिया को जोड़ते हुए राष्ट्र की उन्नति में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपना एक अहम योगदान दे रहा है। जैसा कि हम सभी ने अभी वीडियो में भी देखा, बॉर्डर एरिया के कठिन और संकटग्रस्त इलाकों में जहां आमतौर पर लोग जाने से भी कतराते हैं, वहां पर BRO के जवान सर्दी, गर्मी, बरसात और बर्फबारी को झेलते हुए
मिलिट्री और सिविल पर्पज से रोड्स और ब्रिजेस का निर्माण करते हैं। पिछले कुछ सालों में तो बीआरओ ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो पूरी दुनिया के लिए स्टडी का माने अध्ययन का एक विषय बन गई है। इस सुरंग का उपयोग करने वाले यात्री चाहे वो सेना के जवान हो या फिर आम नागरिक, इस राह में आने वाले कई खतरों से बचने में भी सक्षम होंगे। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन में स्थित ओजू मिशन गरीब और बेसहारा बच्चों की शिक्षा और उनके कौशल विकास में पिछले कई वर्षों से अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ओजू मिशन में महिला सहायता केंद्र के साथ ही बेसहारा महिलाओं का कौशल विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। ओजू मिशन के अध्यक्ष रतन आनिया ने बताया कि लायन लूम पर जनजातीय परिधानों को तैयार करने और उनके विपणन पर जोर दिया जा रहा है ताकि स्थानीय हस्तशिल्प के संरक्षण के साथ ही महिलाओं की आय बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाया जा सके। हेल्पलेस निधि महिला आता है शेल्टर के लिए, हमारा सोर्स थे होम फॉर वुमेन है स्वादाग्रह, उसका जो भी महिला वहाँ रहता है उनको हम वीविंग में ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उसके बाद वो सब महिलाएं यहाँ काम कर रहे हैं। और यहाँ अभी 15 मशीन है और हमारा अरुणाचल का अलग अलग ट्राइब का जो कपड़ा होता है वो यहाँ पे बनाया जाता है। और यहाँ का जो प्रोडक्ट है हमारा ओजू क्राफ्ट सेंटर सेल्स एम्पोरियम 2 है, एक आकाशदीप ईटानगर में है और यहाँ एक ओजू कैंपस में, वहाँ हम सेल करते हैं। और जो सेल होने के बाद जो पैसा आता है वहाँ से हम उनका वेजेस पे करते हैं और बाकी जो थोड़ा प्रॉफिट रह जाता है हमारे संस्था रन करने में हम उसका यूज़ करते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं और 12वीं कक्षा की पहले टर्म की बोर्ड परीक्षाएं इस वर्ष नवंबर-दिसंबर में ऑफलाइन होगी। परीक्षा की तिथियां इस महीने की 18 तारीख को घोषित की जाएगी। बोर्ड ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ और 1.5 घंटे की होगी। सर्दियों की शुरुआत को देखते हुए परीक्षा सुबह 10:30 बजे के बजाय 11:30 बजे से शुरू होगी। पहले टर्म की परीक्षा के बाद प्राप्त अंकों के रूप में परिणाम घोषित किए जाएंगे। सीबीएसई ने कहा कि दूसरे टर्म की परीक्षा अगले वर्ष मार्च-अप्रैल में होगी। इस परीक्षा के वस्तुनिष्ठ या विषयनिष्ठ होने का निर्णय देश में कोविड स्थिति पर निर्भर करेगा। पहले टर्म के बाद किसी भी विद्यार्थी को पास कंपार्टमेंट या अनिवार्य रूप से परीक्षा देने की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अंतिम परिणाम पहले और दूसरे टर्म की परीक्षाओं के बाद घोषित किया जाएगा। सीबीएसई ने कहा कि स्कूलों में प्रायोगिक परीक्षा या आंतरिक मूल्यांकन पहले टर्म की परीक्षा पूरी होने से पहले ही कर लिया जाएगा। स्कूलों को इस पूरी योजना के बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी ताकि वे आवश्यक तैयारियां कर सकें। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी दुर्गावती की भूमिका के बारे में। आज हम महान मगर गुमनाम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी दुर्गा देवी वोहरा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्हें दुर्गावती देवी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गावती का निधन 15 अक्टूबर 1999 को हुआ। वो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की प्रमुख सदस्य थीं। एसोसिएशन के सदस्य भगवती चरण वोहरा उनके पति थे, इसलिए एसोसिएशन के सदस्य उन्हें भाभी कहते थे और वो भारत के क्रांतिकारियों के बीच दुर्गा भाभी के नाम से लोकप्रिय हो गयीं। उस समय दुर्गावती कुछ ऐसी महिला क्रांतिकारियों में शामिल थीं, जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया। 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सहायता के लिए दुर्गा देवी के पास आए। दुर्गा देवी ने उन्हें पैसे तो दिए ही, लाहौर से निकलने में भी उनकी सहायता के लिए सहमत हो गयीं। उन्होंने भगत सिंह की पत्नी का भेष बनाया और अपने नवजात पुत्र सचिन को गोद में लेकर उनके साथ चल दी। राजगुरु उनके सेवक के रूप में उनका सामान उठाकर चल रहे थे। पुलिस के पहरे के बीच वे निर्भीकता से निकल गए और लखनऊ के लिए ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे में सवार हो गए। वहां से उन्होंने कलकत्ता की ट्रेन पकड़ी। कोई पहचान न सके, इसके लिए भगत सिंह ने पहले दिन ही
दाढ़ी काट ली थी और बाल छोटे कर लिए थे और पश्चिमी पोशाक पहनकर वहां से निकले थे। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 4 नए मामले सामने आए और 24 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 202 है और बुधवार को कोरोना जांच के लिए 1438 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य भर में गुरुवार को कोरोना जांच के लिए 560 सैंपल एकत्र किए गए। इधर पापुमपारे जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सांगदुपोता में स्थानीय विधायक तानाहाली तारा अपर जिला सेगमेंट बालीजान द्वारा मुहैया कराए गए एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।